नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल द ज्योग्राफी पाठशाला पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास जो लास्ट में अपने 5-6 क्लास में जो एमसी टॉपिक पढ़े हैं उन पे एमसीक्यू की क्लास है। ये कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे टॉपिक वाइज क्लास रखें सर एमसीक्यू की। ये बिल्कुल ही टॉपिक वाइज ही है। अपन ने जो पढ़ा जैसे पहले महासागरीय उच्चावच, फिर अक्षांश देशांतर, फिर पृथ्वी की गतियां, है ना, फिर महाद्वीपीय तापमान, फिर लवणता, फिर धाराएं। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर आज अच्छे खासे प्रश्न लेके आया हूँ। वो शानदार क्वेश्चन लेके आया मैं आपके लिए, और ये प्रश्न उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान में रह के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसके सिलेबस में ज्योग्राफी इंक्लूड है, ये टॉपिक इंक्लूड है, तो उसके लिए ये क्लास आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं अपन इस प्रश्न से। अक्षांश देशांतर पढ़ा अपन ने, उस अक्षांश देशांतर वाले टॉपिक से शानदार प्रश्न है। विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है विषुवत 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत से उत्तरी या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को देशांतर कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सत्य है दिखाना है आपको। ये ग्लोब था, ग्लोब के मध्य से भूमध्य रेखा निकली थी, इसी को विषुवत कहा गया था। ठीक है, विषुवत से उत्तर और विषुवत से उत्तर की ओर जाने पर अक्षांशों की आकार है वो घटता जाता है। ये बात सही है, 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है विषुवत रेखा, ये भी सही है। विषुवत से उत्तर या दक्षिण कोणीय माप को देशांतर कहते हैं। विषुवत ये है, इसके उत्तर और दक्षिण के कोणीय मान को देशांतर नहीं, इसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये तथ्य नंबर 3 क्या हो जाएगा आपके यहाँ, गलत हो जाएगा। तो आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, ए और 2। ठीक है, तो आराम से देख लेना। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा एवं विषुवत के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। दक्षिण ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। देखें इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से सत्य कौन सा निकालो। देखो ये अपन देखते हैं, ये 0 डिग्री, ये कर्क और ये मकर। कर्क और मकर के बीच का भाग उष्ण कहलाता है। ये 66.5 डिग्री, 0 डिग्री, ये 23.5, ये भी 23.5 मकर, ये 66.5 और ये भी 66.5। अपन देखेंगे कर्क और ये मकर। कर्क एवं मकर के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध नहीं कहलाता, इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। पहला तथ्य गलत है। दूसरा तथ्य कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क और विषुवत के बीच का क्षेत्र, कर्क और विषुवत के वही बात हो गई, ये भी गलत है, ये भी उष्ण ही कहलाता है। तीसरा दक्षिण ध्रुव वर्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है, ये भी गलत है। उष्ण कटिबंध केवल और केवल वही भाग कहलाता है कर्क और मकर के बीच का भाग। ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के भाग को अपन क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शीतोष्ण, उसके बाद शीत कटिबंध। तो इनमें तीनों गलत हो जाएंगे, डी राइट हो जाएगा ना। उपयोग सभी क्या है, सुमेलित नहीं है, डी राइट है इसमें। ठीक है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत से ध्रुवों तक स्थित सभी देशांतर वर्तों को अक्षांश कहते हैं। देशांतर वर्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, देखिए आराम से। विषुवत से ध्रुवों तक सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश कहते हैं, ये बात तो सत्य है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान होता नहीं। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से, अभी अपन ने देखा था लास्ट में, ये मान लो ग्लोब है,
ये ग्लोब है, 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश की खुद की लंबाई क्या होती रहती है, घटती रहती है, समान नहीं रहती है। ठीक है, तो ये दूसरा तथ्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तथ्य नंबर 1 राइट है केवल। ठीक है, ये 1 राइट है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा गया है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से ध्रुव जोड़ने वाली रेखा है कौन सी? अक्षांश है, देशांतर है? देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर यामोत्र बी हो जाएगा इसका उत्तर। ओके, नेक्स्ट। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। और जब अक्षांश और देशांतर अपन ने पढ़ा था तब अपन ने तय किया था कि समय का निर्धारण हमेशा किससे होता है? देशांतरों से। समय का निर्धारण होता है प्रमुख यामोत्र से, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से समय का आधार तय होता है। फिर है तो इसमें राइट हो जाएगा बी, प्रमुख यामोत्र से। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? प्रमुख यामोत्र तथा 180 डिग्री यामोत्र मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। प्रमुख यामोत्र 180 डिग्री मिलके दोनों मिलके पृथ्वी को विभाजित करती है। 0 और 180 आमने सामने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है। जब अपन ने देशांतर को पढ़ा था तब चार्ट में अपन ने देखा था यूं खोल के, 0 डिग्री, ये 180 डिग्री पश्चिम और पूर्व दोनों इसके साथ लगेगा। ये 180 डिग्री पश्चिम और पूर्व, अर्थात 180 डिग्री पश्चिम को से पूर्वी को वो एक ही लाइन है। ठीक है, जब इनको मिलाओगे तो इन 180 के सामने 0 आएगी, तो 180 और 0 मिलके ग्लोब पर एक वर्ग बनाते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। पहला तथ्य भी सही है, दूसरा तथ्य भी सही है, अर्थात इसमें 1 और 2 दोनों सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पता है, फटाफट इसका आप भी ऑप्शन में दे इसका उत्तर। अच्छा प्रश्न है। ग्रीनविच, ये देखो, ये मान लो इसको ग्रीनविच मान ले 0 डिग्री को, तो इधर से पूर्वी वाला भाग है वो हमेशा समय आगे रहेगा और पश्चिम का भाग हमेशा क्या रहेगा? पीछे रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पहली बात तो सही है, पूर्व वाला स्थान आगे और पश्चिम वाला स्थान पीछे। दूसरी बात, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती, नो, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर घूमती पश्चिम से पूर्व की ओर, तब भी पूर्वी भाग पृथ्वी का हमेशा से ही आगे रहता है। तो इसमें ए सही और आर गलत है। ठीक है, नोट कर लेना आप। नेक्स्ट, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 मिनट घूमने में कितना समय लगता है? देखिए, 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, 24 घंटे लेती है, तो एक के लिए भाग दे दे, कितना आ जाएगा? 1 घंटे में 15 डिग्री, अर्थात 60 मिनट घूमती है, अर्थात 60 मिनट लगते हैं 15 डिग्री देशांतर घूमने में, तो एक के लिए वापस 15 को भाग दे दो, आ जाएगा 4 मिनट, अर्थात 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का समय लगेगा। राइट हो जाएगा ए। ठीक है, 360 डिग्री घूमती 24 घंटे में, 60 मिनट घूमती है 15 डिग्री देशांतर, ए के लिए 4। ओके, सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? देखो, डायरेक्ट पूछा है, समय नहीं पूछा, केवल यही पूछा है कि 0 डिग्री ग्रीनविच है और कोई स्थान 20 डिग्री इसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो वही मैंने 3 बातें बताई थी। सबसे पहले दोनों स्थानों के बीच के देशांतर का अंतर कितना है? 20, फिर इंटू करो 4, कितना हुआ? 80 मिनट, है ना? 80। अब 80 को वापस घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 का क्या दें? भाग दें, तो ये हो जाएगा 1 घंटा और 20 मिनट। अब पूछे गए स्थान से है ही नहीं, केवल इतना ही पूछा है, पूर्व में स्थित स्थान ग्रीनविच, उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? पूर्व में पूछा गया, अर्थात ये तो तय है कि इस समय को पूर्व में ऐड करना है ना? तो उन दोनों के बीच में 1 घंटा और 20 मिनट का अंतर होगा। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट, ये रह गया। ठीक है, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और प्रधान यामोत्र के बीच में 1 घंटा और 20 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत के किस यामोत्तर देशांतर की रेखा को स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? आपको पता है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 81 नहीं है, 83 नहीं है, और ये पश्चिम लिखा हुआ है ना, पश्चिम भी नहीं है, कौन सा है? ये पूर्वी सही है, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। भारत का मानक कहां से लिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो नैनी से निकलती है यूपी होते हुए, ये ले 5 राज्यों से निकलती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है घूर्णन, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, दोनों राइट है। रोटेशन और रिवोल्यूशन, अर्थात 1 और 2 दोनों राइट है, 1 और 2 दोनों राइट है। नेक्स्ट, प्रदीप वर्त, ये देखिए आप, प्रदीप वर्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वर्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वर्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। प्रदीप्त वर्त क्या होता है? अपन ने पढ़ा था, वो वर्त जो क्या करता है? ग्लोब के दिन और रात को विभाजित करता है। तो दिन और रात को विभाजित करने वाला वर्त क्या कहलाएगा? प्रदीप वर्त कहलाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में या कौन सी ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? कौन सा कारण है जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा का परिक्रमण, और उपयोग सभी। देखें आप, ऋतुओं में परिवर्तन किससे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना। ऋतुओं में परिवर्तन किससे होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का तो कोई लेना देना नहीं है परिवर्तन में, चंद्रमा का बिल्कुल ही नहीं है, उपयोग सभी हो ही नहीं सकता जब 1 2 कट गए तो। शेष कौन सा रह गया? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति का अर्थ है परिक्रमण। ऋतु में परिवर्तन कब होगा? जब पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है। सूर्य पृथ्वी के परिक्रमण गति का परिणाम है ऋतुओं में परिवर्तन होना, ठीक है। अच्छा प्रश्न ये भी। फिर नेक्स्ट, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून की बात हो रही है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा गया? देखिए, 21 जून को क्या कहलाता है? उत्तरी अयनांत कहलाता है। और दक्षिणी अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को, ठीक है। ये सारी बात उत्तरी गोलार्ध की है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में, तो अपने 21 जून को पूरे साल की सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अयनांत, ये अयनांत। नेक्स्ट, दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी अयनांत, अब बात हो रही है दक्षिणी अयनांत की, कब की? 22 दिसंबर की। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबी रातों वाली ऋतु होती है। बताएं आप फटाफट। दक्षिण ध्रुव पर छोटे रात, छोटे दिन दक्षिण ध्रुव में। जिस जगह सूर्य होगा वहां दिन छोटे नहीं होंगे, दिन क्या होंगे? बड़े होंगे, और रातें छोटी होगी। 3 नंबर तथ्य गलत है। 1 नंबर तो वही है जो पहले आया, 2 नंबर भी वही है, मकर पर रहता। पर मकर पर जब सूर्य होगा तो दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होगी, उल्टी बात लिखी हुई। तो इसमें राइट हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, ये राइट है, ठीक है। 3rd नंबर इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? विषुव क्या होता है? देखो, इक्विनॉक्स, विषुव की स्थिति 0 डिग्री पर ऐसी स्थिति बनती है, प्रदीप्त वर्त है, वो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटता है। 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है विषुव की स्थिति में। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, उसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, राइट। इसमें क्या हो जाएगा? सभी राइट है। विषुव की स्थिति देखो कब होती है, मैंने आपको बताया था, ये कर्क है, ये 0 डिग्री, ये कर्क और ये मकर। एक फॉर्मूला बताया था, 12 13 जुडे मास। लगाना कैसे है ना?
ऐसे लगाना है 12, ऐसे लगाना 13, फिर लगाना सबके साथ में 2-2, पहले लगाए 12 फिर 13 फिर सबके साथ में 2-2, फिर इनको लगाओ, ये जू डे मा इस, देखो डेट हो गई। कर्क पर सूर्य कब चमकता है? सीधा 21 जून को। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को। और मकर पर सूर्य कब चमकता है? 22 दिसंबर को। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 12-13 जुड़े मास। ओके, तो इनमें सभी राइट हो जाएगा। क्या अच्छा प्रश्न है ये भी। अब देखें आप, अब अपन आ जाते हैं कोपेन महोदय वाले टॉपिक में। कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया? कोपेन महोदय, देखिए कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने। तो ऐसा वर्गीकरण जो वनस्पति तापमान है ना, वनस्पति तापमान वर्षा आधारित हो, उसे अनुभविक पद्धति या अनुभविक आधार पर वर्गीकरण माना जाता है। तो कोपेन ने भी वर्षा ताप आधारित, वनस्पति आधारित अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो इसमें अनुभविक हो जाएगा कोपेन के द्वारा। दूसरा, उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु है ना, उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु विषुवत के निकट पाई जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ में प्रचुर वर्षा होती है, अर्थात संबंध वर्षा होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु प्रदेश में व्यापक जैव विविधता वाले जब वर्षा होगी रोज, तो जैव विविधता भी फुल पाई जाएगी। उष्ण कटिबंध सदा हरित वन पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, उष्ण कटिबंध वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद वर्षा होगी। ठीक है, विषुवत के निकट आपको पता है 0 डिग्री पर रोज के रोज कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है, रोज दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में। इसे दोपहर वाली वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 1, 2 और 3 तीनों राइट है आपके। रोज वर्षा होती है प्रचुर मात्रा में, उष्ण कटिबंध सदा हरित वन पाए जाते हैं क्या, और दोपहर के बाद में वर्षा होती है। तो तीनों राइट है। अच्छा प्रश्न है ये भी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया गया है। अधिकतर भाग, ए एफ भारत में है ही नहीं। एफ कहाँ है? जहां वर्ष पर वर्षा होती है। ESH भारत में है, CF भी भारत में है ही नहीं, AM भारत का है। तो आप देखोगे तो ये अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इसमें अधिकांश भाग में कौन सा है? AM प्रकार की जलवायु है, AM है। इसमें क्या राइट हो जाएगा? टी। ये BSH है भारत में अपने मरुस्थल वाले पश्चिमी भाग में, पर इतना नहीं है। ठीक है, इस वाले भाग में। इसमें राइट हो जाएगा डी, AM मानसून तुल्य जलवायु। ये M नहीं है, ये AW है यहाँ पे ना, आप ध्यान देना थोड़ा। AW टाइप की जलवायु है ये, जो है वो AW टाइप की सवाना तुल्य जलवायु है AW। डी राइट हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य सागरीय जलवायु CS टाइप की जलवायु, कौन सी? CS, समर ड्राई है ना, समर ड्राई अर्थात ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है यहाँ। तो वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। ठीक है, इस प्रकार की जलवायु 50 से 60 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती है। दूसरा है, मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषता है। ठीक है, वर्षा युक्त सर्दियां, सर्दियों में वर्षा होती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, मध्य ऑस्ट्रेलिया तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी तट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन से सत्य है? ठीक है, इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के 50 से 60 डिग्री में नहीं पाई जाती। ये पाई जाती है 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पहली बात। और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। मृदु एवं वर्षा सर्दियां, सर्दियों में वर्षा होती है। दूसरा तथ्य राइट है। तीसरा भी राइट है, मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली या दक्षिणी चिली
ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम भाग इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका का भी दक्षिण पश्चिम भाग, अर्थात इसमें राइट हो जाएगा आपके 2 नंबर और 3 नंबर, ये बी राइट हो जाएगा, 2 और 3 राइट, 1 नंबर गलत है। ओके, ये भी अच्छा प्रश्न है, भूमध्यसागरीय जलवायु CS टाइप की जलवायु। नेक्स्ट है लाई, काइलियन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? लाई, काइलियन और पुष्पी। शंख पुष्पी एक आपने देखा होगा मार्केट में रस आता है शंख पुष्पी, जिसका दिमाग कम चलता है वो इसका रस, ये तो दिमाग तेज चलना शुरू होता है, शंख पुष्पी, ये पुष्पी पादप। ये लाई, काइलियन वगैरह टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव में 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में। ओके, टुंड्रा प्रदेश आ जाएगा इसका। पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभ काल से जलवायु परिवर्तन होता रहा है, प्रारंभ से लगा के अब तक जलवायु का परिवर्तन होता रहा है। इस तथ्य के पक्ष में किन किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? हिमालय निर्मित झीलों के अवसादों का निक्षेपण, ठीक है, वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाला अपरदात्मक स्थलाकृतियां। बताइए कौन कौन से तथ्य है जिनसे स्पष्ट होता है कि समय समय पर परिवर्तन हुआ है, समय समय पर परिवर्तन हुआ है। हिमालय निर्मित झीलों में अवसाद का निक्षेपण, ओके राइट है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले, ये भी ठीक है। मरुस्थल में पाए जाने वाले अपरदात्मक स्थलाकृतियों का इनसे कोई संबंध नहीं है, अर्थात 1 और 2 दोनों राइट है, यहाँ पे बी राइट है। हिमालय निर्मित झीलों में अवसाद मिलते हैं, झीलों के अवसाद समय बता देते हैं किस युग के हैं ये जमाव। वृक्षों में पाए जाने वाले वलय, वृक्षों में जो वलय मिलते हैं ना, उनके आधार पर भी पता लगता है, उम्र, वृक्षों की उम्र तय निकाली जाती है, जलवायु परिवर्तन का पता लगता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, हिमयुग और अंतर हिमयुग पृथ्वी के विकास के किस कालखंड से संबंधित है? अपन ने पढ़ा था कालखंड, भूवैज्ञानिक कालखंड, नीचे क्लास दे रखी, प्लेलिस्ट में जाके देखना, है ना। आद्य महाकल्प, पूर्वजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प था जो नवजीवी महाकल्प में 2 वापस पीरियड आए थे, एक था टर्सरी और एक था क्वार्टरनरी। टर्सरी जो था, टर्सरी के बाद क्वार्टरनरी में भी वापस 2 इयन एरा पीरियड, इपोज, 2 इपोज आए वापस, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। तो जो प्लीस्टोसिन था इसमें हिमयुग हुआ था, ये प्लीस्टोसिन, यही पूछा अंतर हिमयुग, ये प्लीस्टोसिन में है ना। यूरोप में हुआ था गुंज, मिंडल, रिसवुर्म, उत्तरी अमेरिका में हुआ था आपके नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय, विस्कॉन्सिन, है ना। इस तरह से अंतर हिमयुग हुए थे, पूरे पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी, एक तरह से पूरा पृथ्वी है वो बर्फ से आच्छादित हो गई थी, तो उसे हिमयुग कहा गया था। तो ये कौन सा युग है? प्लीस्टोसिन हिमयुग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट लगा देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे गैसें जो विकिरण की लघु तरंगों का अवशोषण करती है, वे गैसें जो विकिरण की लघु तरंगों का अवशोषण करती है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तीसरा, समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तन कर देती है। कौन सा कथन सत्य है? देखिए, विकिरण की लघु तरंगों का अवशोषण करती है, वे गैसें ग्रीन हाउस गैसें नहीं कहलाएगी। ग्रीन हाउस गैसें वो होगी जो दीर्घ तरंगों का अवशोषण करे, दीर्घ या पार्थिव तरंगों का, पृथ्वी से निकलने वाली, है ना। लघु तरंगें तो इंसोलेशन है, सूर्य से आने वाली, उनको रोकने वाली ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती है। पार्थिव विकिरणों को अवशोषण करने वाली गैसें ग्रीन हाउस है, और सबसे बड़ा CO2 है। तो पहला तथ्य तो इसमें गलत है, दूसरा सही है। और समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करती है, अर्थात 2 और 3 इसमें भी राइट है ना, इसमें भी 2 और 3 राइट है। ओके, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल, जापान की राजधानी क्योटो में एक सम्मेलन हुआ था 1997 में, उसका संबंध किससे है? वन्य जीवों के संरक्षण से नहीं, ओजोन परत के संरक्षण से नहीं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए राइट है इसका। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन के लिए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा की राजधानी में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था किसके लिए? ओजोन के लिए। नेक्स्ट, महासागरीय अधस्थल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब महासागरीय तल के ऊंचाई वाले टॉपिक में आ गए। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होती है, जो अपेक्षाकृत उतले समुद्र और खाड़ियों से घिरा रहता है, ठीक है।
महासागरों के अंदर जीवाश्म ईंधन के स्रोत महाद्वीपीय शेल्फों पर ही पाए जाते हैं। दोनों में से सही कौन सा है बताएं आप। महाद्वीपीय शेल्फ, प्रत्येक महाद्वीप का विस्तार सीमांत होता है, किनारा होता है और कम गहरे होते हैं, उतले होते हैं। पहली बात तो सही है। महासागरों के अंदर जीवाश्म ईंधन का लगभग 20% इन्हीं शेल्फों पर पाया जाता है, ये बात भी सही है। अर्थात इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ओके, पहले में इसमें भी 9 नंबर में सी और 10 नंबर में भी सी। नेक्स्ट आ जाते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित है? महासागरीय बेसिन के मंद ढाल वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? गंभीर सागरीय मैदान, मंद ढाल वाले क्षेत्र। हाँ, बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र गंभीर सागरीय मैदान कहलाते हैं। पहला राइट है। दूसरा, महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित क्षेत्र निमग्न द्वीप नहीं कहलाते, ये दूसरा गलत है। समुद्र तल से ऊपर की ओर उठता वह नुकीले शिखरों वाला पर्वत है, वो कटक नहीं कहलाएगा, ये भी गलत है। कटक तो लंबा होता है, महासागरों में नुकीला नहीं होता है। इसमें केवल एक राइट है, केवल एक राइट, ये ए राइट हो जाएगा। ठीक है। महासागरों के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, महासागरों की सतह के नीचे 300 से 1000 मीटर की गहराई में एक ऐसा भाग आता है जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, उस भाग को क्या बोला जाएगा? थर्मोक्लाइन। क्या बोला जाएगा? ताप प्रवणता, थर्मोक्लाइन। ये राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट, क्लोरीन या मैग्नीशियम? क्लोरीन। क्या? क्लोरीनता के आधार पर ही महासागरीय लवणता का आकलन ही किया जाता है। महासागर में लवणता मापते हैं तो क्लोरीनता के आधार पर ही मापा जाता है। ठीक है, सागर की लवणता 19.2 होती है मैक्सिमम, उसी को आधार मान के किसी भी जल की लवणता का आकलन किया जाता है। बंगाल की खाड़ी की लवणता अपेक्षाकृत अरब सागर की लवणता की अधिकता है। बंगाल की खाड़ी की लवणता की अपेक्षा अरब सागर की लवणता की अधिकता का कारण क्या है? पहला कारण, बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक आते हैं जबकि अरब सागर में कम। गलत बात। बंगाल की खाड़ी विषुवत के ज्यादा निकट है जबकि अरब सागर दूर, यह भी गलत बात। बंगाल की खाड़ी में महासागरीय जल धाराओं का प्रवाह ज्यादा होता है जबकि कम, यह भी गलत बात। बंगाल की खाड़ी में नदियों द्वारा अधिक मात्रा में ताजे जल का प्रवाह होता है जबकि अरब सागर में ताजे जल की प्राप्ति कम प्राप्ति होती है। ये राइट है, इसका डी ऑप्शन। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र, गंगा, है ना, इरावदी, म्यांमार की बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां गिरती है आके, तो शुद्ध जल की प्राप्ति, ताजे जल का ज्यादा मिलने के कारण बंगाल की खाड़ी में जो 30 पीपीटी है आपकी लवणता, और अरब सागर में जाओगे तो 36 पीपीटी लवणता है अरब सागर की। ठीक है, तो मुख्य कारण यही है, बंगाल की खाड़ी में नदियों द्वारा ताजे जल की अधिक प्राप्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं? महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक बताने। पहला है वाष्पीकरण और वर्षा। वाष्पीकरण से होता है बिल्कुल, वर्षा जहां अधिक होगी वहां लवणता कम होगी, वाष्पीकरण जहां अधिक होगा लवणता अधिक होगी, नदियां जहां आएगी वहां लवणता कम होगी। मैंग्रोव वनस्पतियां, इनका कोई लेना देना नहीं है। महासागरीय धाराएं, जहां धाराएं जल को ले जाएगी वहां लवणता बढ़ाएगी। इसमें राइट हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2 और 4 दे रखा सी में। ओके, वनस्पति का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है? आप देखोगे विश्व में सर्वाधिक लवणता है टर्की की वॉन झील में, है ना। टर्की की वॉन झील में 330 पीपीटी, 330 पीपीटी। दूसरे नंबर पे जॉर्डन देश का मृत सागर है जहां 238 पीपीटी। तीसरे नंबर पर देखोगे यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक है, ग्रेट साल्ट लेक, इसकी है 220 पीपीटी। ये विश्व के सर्वाधिक लवणता वाले स्थान है, आप ध्यान रखना। तो विश्व में सबसे अधिक लवणता पाई जाएगी टर्की की वॉन झील में। ठीक है, सांबर झील की 205 लवणता है, 205 पीपीटी परसेंटेज पर 1000। ठीक है, तो इसमें टर्की की वॉन झील सर्वाधिक खारी है। सांबर का स्थान चौथे नंबर पे मान सकते हो आप, चौथे नंबर पे। 3 तो ये है, चौथा सांबर। नेक्स्ट, हो गए क्या दोनों प्रश्न यहाँ के? ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल
के प्रभाव से उत्पन्न होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। देखो, महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है, ये बात गलत है। महासागरीय जल में मुख्य तो होता है पृथ्वी के घूर्णन से। महासागरीय जल में गतिशीलता है वो मुख्य होता है पृथ्वी के घूर्णन से, उसके बाद होता है पवनों से। तो केवल शब्द यहाँ पे गलत आ गया, तो एक तथ्य तो गलत हो गया, शेष दूसरा सही है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। क्षैतिज गति को अपन क्या बोलते हैं? धाराएं। और ऊर्ध्वाधर गति को अपन क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। अर्थात जल में दोनों गतियां होती है, तो केवल दो राइट है। ओके। निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? आपको बताना है फंडी की खाड़ी में। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। ठीक है, कनाडा में फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट, समुद्री सतहों पर वृत्त ज्वार आने का क्या कारण है? वृत्त ज्वार अपन ने पढ़ा था। वृत्त ज्वार, वृत्त या दीर्घ ज्वार तब आएंगे जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होंगे। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जब एक सीध में होंगे तब कौन सा ज्वार आएगा? वृत्त ज्वार आएगा। और इस स्थिति को सीजीकी बोला जाता है। इसमें युति और व्युति दो कंडीशन होती है। क्लास में आप जाके देखना, अपन ने पूरा करवाया मैंने। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों के एक ही दिशा में होगा तो दीर्घ ज्वार आएगा, राइट। समकोण पर तो अर्ध ज्वार आएगा। समुद्री तट का दंतुरित होना और ये मतलब नहीं है, पहले ही हो गया है, राइट। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का एक सीध में होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार भाटा नौ संचालन की गतिविधियों में मददगार होते हैं, ठीक है, राइट बात है। ज्वार भाटा तलछटों की गाद निकालते हैं, राइट बात है। ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत शक्ति उत्पादन में किया जाता है, ये भी सही बात है। इसका मतलब 1, 2 और 3 तीनों राइट है। तीनों ही इसमें क्या है? राइट है। उपयोग सभी राइट है। नेक्स्ट, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये कलर दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जल धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जल धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जल धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश, ये भी बात ठीक है। निम्न व मध्य अक्षांशों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। निम्न अक्षांशों, मध्य अक्षांशों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्व में बहती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम में, ये भी बात ठीक है। अर्थात इसमें राइट हो रहा है आपके, पहला भी राइट है। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जलधारा, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्व में गर्म जलधारा, ये दोनों सही है। तो ये भी उच्च अक्षांशों में ठंडी जलधारा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, महाद्वीपों के पूर्वी तटों, हाँ ये भी बात सही है। अर्थात इसमें 1, 2 और 3 तीनों राइट है। ओके, आप जलधाराओं वाले टॉपिक में जाके देखना, ये तीनों फैक्ट वहां मिल जाएंगे। लिखा है हुआ भी है बोर्ड के ऊपर। ये क्लास में एक स्लाइड इसकी छूट भी गई थी, मेरे को याद है, उस पर अपन चर्चा हुई नहीं थी, यही बातें लिखी हुई थी। आज प्रश्न आ गया, इसको वापस मिलान कर देना। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धाराएं नीचे दी हुई कूट का प्रयोग करें? गर्म कौन कौन सी है? ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम चलती है उत्तरी अटलांटिक में, गर्म है। कनारी की धारा ठंडी है, ये उत्तरी अटलांटिक में चलती है। फॉकलैंड की धारा ठंडी है, दक्षिणी अटलांटिक में चलती है। पेंगुला की धारा भी कैसी है? ठंडी है। अर्थात इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? केवल गल्फ स्ट्रीम एक राइट हो जाएगी, बाकी तीनों ठंडी है। ओके, ये सारी अटलांटिक महासागर की धाराएं। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाइए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। गल्फ स्ट्रीम चल रही है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम कहां चलती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट की धारा कहां चलती है? प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट की धारा कहां चलेगी? प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट, पेरू की धारा, पेरू की धारा प्रशांत महासागर में। फॉकलैंड की धारा दक्षिणी अटलांटिक में। अगुलास की धारा हिंद महासागर में। देखिए क्या हो गया है, 3, 2,
4 1 3 2 4 है, ये राइट हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है ये, सभी धाराओं का निचोड़ है एक तरह से। नेक्स्ट प्रश्न देखना, लास्ट प्रश्न आज का। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र बनते हैं। सही बात है, फॉकलैंड की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा मिलती है यूएसए के पूर्वी तट पर, न्यू फाउंडलैंड तट के पास में, वहां ग्राड बैंक का निर्माण होता है ना, जॉर्जिया सेंट पियर बैंक, न्यू फाउंडलैंड, यूएसए के पूर्वी तट पर। पहली बात सही है। गर्म व ठंडी धाराओं के मिलने वाले क्षेत्र में तापमान मछलियों के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता नहीं, तापमान सर्वाधिक उपयोग नहीं होता, वहां मछलियों का भोजन प्लैंकटन मिलता है। वहां क्या मिलता है? मछलियों का भोजन प्लैंकटन, जिसके कारण मछलियां वहां सर्वाधिक आती है। इसमें ए राइट हो गया और कथन सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरह से ये थे आज के अपने इंपोर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूं अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े अपन ने, भौतिक भूगोल 11th क्लास की जो एनसीईआरटी कंप्लीट बुक पढ़ ली अपन ने, उस पे जितने भी प्रश्न लास्ट में जो टॉपिक थे उन पे आज प्रश्न क्लास यहाँ समाप्त होती है। आप आराम से प्रश्नों को नोट कर लें, सारे सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है, और कोई प्रश्न से संबंधी भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और आगे की क्लासें यहाँ पर दीपावली तक थोड़ी सी ऐसे ही चलेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, उसके बाद में थोड़ी अपन स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लय को बनाए रखें, चाहे लैब असिस्टेंट वाले हो, चाहे एसआई वाले हो, चाहे सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले हो। ठीक है, अच्छे से तैयारी को मजबूती से करते रहे, स्पेशली लैब असिस्टेंट वाले। ठीक है, आपके लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला, भूगोल की बहुत अच्छी पोस्ट आने वाली है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।